Hello, my dear students. I am Kiran and welcome back to my channel Ideas for Learners. So, in this video, we will going to discuss the NCRT solutions, that is your question answer of chapter 3, and this is for class 8. Okay, क्लास क्लास 8 की चैप्टर थर्ड जो है आपकी 4 पार्ट्स में वीडियो जो है आपकी डली हुई है, अपलोडेड है, आप जाके उसको देख सकते हो और फिर इस सेशन को आप लोग देखिएगा तो आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा, है ना? अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या-क्या इसका आंसर कैसे हो सकता है, ठीक है? इसके पॉसिबल आंसर्स आपको समझ में आ जाएँगे, आप लोग आंसर कर पाएँगे। तो चलिए बढ़ते हैं क्लास की ओर। क्लास स्टार्ट किया जाए। कीप द क्यूरियोसिटी अलाइव, ठीक है? क्यूरियोसिटी को बचा के रखना है, ठीक है? अब चलिए क्वेश्चन आंसर को स्टार्ट किया जाए। क्या है? ग्रुप द डिजीज शोन इन द इमेजेस एज द कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल। आपका इमेजेस गिवन है, आप बुक में देखिएगा, वहां पे इमेजेस है कोल्ड एंड फ्लू के, ठीक है? टाइफॉइड, डायबिटीज, अस्थमा, चिकन पॉक्स। तो आपको इनमें से क्या करना है? ग्रुप करना है, कौन से कम्युनिकेबल में है, कौन से नॉन कम्युनिकेबल में है, ठीक है? तो कम्युनिकेबल डिजीज पहले आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है? तो कम्युनिकेबल में क्या-क्या आएँगे? कोल्ड एंड फ्लू। कम्युनिकेबल ऐसे डिजीज़ होते हैं जिसको जो स्प्रेड होते हैं फ्रॉम वन वन पर्सन टू अनदर, ठीक है? चाहे वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो, चाहे वो इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो, चाहे वो एयर हो, वाटर हो, किसी तरह से भी जो है वो एक-दूसरे से ट्रांसफरेबल होते हैं, ठीक है? इसको बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़। तो कम्युनिकेबल डिजीज़ कौन से हो गए? कोल्ड फ्लू, ये वायरस से होता है, ठीक है? टाइफॉइड, चिकन पॉक्स, ये सब क्या हो गए? कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं। नॉन कम्युनिकेबल जो कि क्रोनिक भी बोला जाता है नॉन कम्युनिकेबल को, जो वन पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर नहीं होता है थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट और इनडायरेक्ट कांटेक्ट। ये हमारे लाइफ स्टाइल पर बेस्ड होता है, ठीक है? ये किस पे बेस्ड होता है? हमारे लाइफस्टाइल, हमारे डाइट पे। जो भी हम लोग ऊपर नीचे करते हैं, डाइट को, लाइफस्टाइल को हम लोग खराब कर चुके हैं, उसके वजह से क्या होता है? हमारा ये सारे डिजीज होते हैं, जैसे कि डायबिटीज, अस्थमा, ठीक है? और भी बहुत सारे हैं, कैंसर, हाई हार्ट डिजीज, हाई बीपी, लो बीपी, ये सब जो है के किसके हैं? नॉन कम्युनिकेबल के। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डिजीजेस कैन बी ब्रॉडली grouped into communicable and non communicable, ओके? इनको ग्रुप किया गया है कम्युनिकेबल डिजीज और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में। नाउ फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो आइडेंटिफाई द नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस को आपको आइडेंटिफाई करना है ना? तो इनमें से नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कौन से हैं बताइए, जल्दी जल्दी कमेंट करिए। टाइफॉइड, अस्थमा, डायबिटीज एंड मिजल्स। टाइफॉइड तो आपके खान-पान से रिलेटेड है, ठीक है? गंदे खाना-पीना खाओगे तो टाइफॉइड हो सकता है, ठीक है? अस्थमा और डायबिटीज़ जो है आपका नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, ओके? मिज़ल्स जो है वो वायरल डिजीज़ है, ओके? तो यहाँ पे आपका क्या हो गया? अस्थमा और डायबिटीज़। तो आपका ऑप्शन सेकंड और थर्ड जो है वो सही है, ठीक है? सेकंड और थर्ड, ये इसका क्या ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर बी, ओके? सेकंड एंड थर्ड। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। देयर इज अ फ्लू आउटब्रेक इन योर स्कूल, सेवरल क्लासमेट्स आर एब्सेंट व्हाइल सम आर स्टिल कमिंग टू द स्कूल, कफिंग एंड स्नीजिंग। एक स्कूल में आपके फ्लू आउटब्रेक हो गया है, तो फिर क्या है कि बहुत बच्चे एब्सेंट हैं, बहुत बच्चों को फ्लू हो चुका है और वो स्कूल भी आ रहे हैं और फिर कफिंग और स्नीजिंग भी कर रहे हैं, ठीक है? तो इसके लिए आपको यहाँ पे आपको कुछ-कुछ आंसर्स करने हैं कि आपके स्कूल को क्या इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए, ठीक है? ताकि फर्दर स्प्रेड ना हो, ठीक है? उससे ब फर्दर स्प्रेड होने से बचे। तो हमारे स्कूल को क्या करना चाहिए? हमारे स्कूल को क्या करना चाहिए? द स्कूल शुड रिमेन क्लोज। क्लोज कर देना चाहिए, हमारा स्कूल कुछ दिन के लिए बंद होना चाहिए, ठीक है? ताकि क्या हो, सारे बच्चे जो है वो घर पे अच्छे से रेस्ट कर सके, ठीक है? और एक दूसरे से वो जो फ्लू है वो स्प्रेड ना हो, ठीक है? नाउ द स्कूल शुड रीओपन कब होगा? जब आपका
जो फ्लू है वो रिकवर हो जाएगा, ठीक है? यहाँ देखिए द स्कूल शुड रीओपन ओनली आफ्टर द रिकवरी ऑफ फ्लू एंड द स्कूल शुड रिमेन क्लोज्ड फॉर सम डेज एंड द क्लासरूम शुड बी प्रॉपर्ली सैनिटाइज्ड। क्लासरूम्स जो हैं आपके वो प्रॉपर्ली सैनिटाइज होने चाहिए, ठीक है? जब आप स्कूल आओ उससे पहले आपका सैनिटाइजेशन हो जाना चाहिए और स्कूल तभी खुलना चाहिए जब वो फ्लू जो है वो अच्छे से रिकवर हो जाए, मतलब कि खत्म हो जाए, डिसअपियर हो जाए। नाउ अब क्या है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इफ योर क्लासमेट हु शेयर्स द बेंच विथ यू start showing symptoms or of the flu, how can you respond in a considerate way without being rude or hurtful? ठीक है? आपके मतलब आपके बेंच पार्टनर को भी क्या है फ्लू के सिम्टम्स दिखने लगे हैं, तो आप उसे किस तरह से बताओगे उसे बिना ही र्यूड होके? ऐसा नहीं बोलना है भाई तुमको फ्लू हो गया भाई तुम जाओ, हम तुम्हारे साथ नहीं बैठेंगे, ऐसा नहीं करना है, ठीक है? आप उसको पोलाइटली बोल क्योंकि क्या है फ्लू तो है एक वायरल डिजीज़, वो कभी आपको भी तो हो सकता है, फिर आपको कोई इस तरह बोले तो आपको भी तो खराब लगेगा ना। तो इसलिए आपको क्या करना है पोलाइटली आपको बिहेव करना है, ठीक है? और हम लोग कैसे इसको रिस्पॉन्ड कर सकते हैं? वी कैन पोलाइटली मेक हिम अंडरस्टैंड अबाउट द डिजीज़। ओके, लेट मी यस ये देखिए वी कैन पोलाइटली मेक हिम अंडरस्टैंड अबाउट द स्प्रेड ऑफ द फ्लू एंड इंसिस्ट हिम or her to stay home for some days. Okay, हम लोगों को क्या इंसिस्ट करना चाहिए कि भाई तुम कुछ टाइम के लिए अपने घर में रहो, रेस्ट लो और अगर तुमको जरूरत पड़े तो आप डॉक्टर को भी दिखाओ, मेडिकल हेल्प लो, ठीक है? तो we can politely make him understand about the spread of the flu and insist him or her to stay some days at home and take rest and seek medical help if needed. Okay, यहाँ तक की बात समझ में आई? अब बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन क्या था आपका? लास्ट क्वेश्चन था हाउ कैन यू प्रोटेक्ट योरसेल्फ एंड अदर्स फ्रॉम गेटिंग इन्फेक्टेड इन दिस सिचुएशन? आप अपने को और दूसरों को कैसे बचा के रखोगे इस सिचुएशन में? तो हम लोग क्या करेंगे वी कैन यूज मास्क, अवॉइड डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन और वी यूज सैनिटाइजर एंड हैंड वॉश फ्रीक्वेंटली, ठीक है? टाइम टू टाइम हम लोग क्या करेंगे सैनिटाइजर यूज करेंगे, हैंड वॉश यूज करेंगे, ठीक है? ताकि क्या हो वो जो डिजीज है वो स्प्रेड ना हो हमसे, हम उससे बच सकें। Now, your family is planning to travel to another city where malaria is prevalent. ठीक है? What precautions should you take before, during and after the trip? आपके फैमिली जो है वो प्लानिंग कर रहे हैं टू ट्रैवल टू अनदर सिटी, ठीक है? जहाँ पे मलेरिया बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है। तो उस समय आपको क्या-क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? पहले क्या लेने चाहिए? ड्यूरिंग द ट्रिप लेना चाहिए क्या? और आफ्टर? ये आपको बताना है, ठीक है? तो आप क्या कर सकते हो बिफोर में मतलब पहले जाने से पहले आप क्या कर सकते हो कंसल्ट कर सकते हो डॉक्टर से, ठीक है? और मेडिसिन्स उसके उससे रिलेटेड मेडिसिन्स आप लोग लिखवा कर ले सकते हो, है ना? गेट नेसेसरी मेडिकेशंस उनको आप ले सकते हो एंड देन गैदरिंग एसेंशियल आइटम्स सच एज़ मॉस्किटो नेट्स, रेपेलेंट्स एटसेट्रा। कुछ-कुछ एसेंशियल आइटम्स जैसे कि मॉस्किटो नेट्स, रेपेलेंट्स और प्रोटेक्टिव क्लोथिंग्स वगैरह आप गैदर कर सकते हो और ले सकते हो उसको, है ना? ये आपको क्या करना है बिफोर ड्यूरिंग ड्यूरिंग में क्या करना है? ये सारे प्रिकॉशंस लेने हैं बिफोर 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 गोइंग टू द ट्रिप और ड्यूरिंग द ट्रिप क्या करना है आपको यूज मॉस्किटो रिपेलेंट्स आपको उस टाइम में यूज करने हैं मॉस्किटो रिपेलेंट्स को और मॉस्किटो नेट्स को आपको जब आप सो रहे हो, ठीक है? ड्यूरिंग स्लीपिंग यू यू स्लीप इनसाइड द मॉस्किटो नेट ये कर सकते हो और वियर यहाँ पे वियर होगा, यहाँ पे थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे आप कर लेना वियर प्रोटेक्टिव क्लोथिंग्स। 1 मिनट, ठीक है? वियर प्रोटेक्टिव क्लोथिंग्स होना होगा, ओके? अब आ जाइए अब इधर एंड अवॉइड गोइंग आउटसाइड ड्यूरिंग अर्ली मॉर्निंग एंड इवनिंग, ठीक है? सुबह-सुबह के टाइम में देखोगे आप एनोफिलीज मच्छर जो होते हैं ना, जो
मलेरिया फैलाते हैं, वो मच्छर जो होते हैं ना एनोफिलिस मच्छर, वो अर्ली मॉर्निंग और इवनिंग के टाइम में बहुत ज़्यादा आपको उस समय आपको मिलेंगे। इसलिए उस समय आपको बाहर अवॉइड करना है जाने से, ठीक है? और आफ्टर द ट्रिप आपको क्या करना है, आप जब घर आ जाओ, तब आपको क्या-क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, आपको अपने आप को और अपने फैमिली मेंबर्स को केयरफुली ऑब्ज़र्व करना है, ठीक है? और अगर कोई साइन्स और सिम्पटम्स आपको नज़र आ रहे हैं मलेरिया के, तो आपको तुरंत से डॉक्टर को इमीडिएटली दिखाना है, ठीक है? और जो भी मेडिसिन्स आपको दिए जा रहे हैं, उनको कंप्लीट करना है, ठीक है? चलिए बढ़ते हैं आगे। सेकंड क्वेश्चन क्या है, हाउ कैन यू एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ मॉस्किटो नेट्स और रेपेलेंट्स टू योर सिबलिंग्स? ठीक है, कैसे आप एक्सप्लेन करोगे अपने इन सिबलिंग्स को कि मॉस्किटो नेट्स और रेपेलेंट्स जो हैं दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कैसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इट प्रिवेंट अस फ्रॉम मॉस्किटो बाइट्स, ओके, एंड व्हिच कॉजेज़ मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया एटसेट्रा। मॉस्किटो नेट से और रेपेलेंट से क्या हो रहा है, ये हमें बचा रहे हैं मॉस्किटो के बाइट से, ठीक है? और मॉस्किटो के बाइट से ही क्या होता है, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया होता है। तो वो अगर मॉस्किटो बाइट से बचा लेंगे, तो हम लोग ये डिज़ीज़ जो है हमारे में स्प्रेड नहीं होगा, ठीक है? बढ़ते हैं आगे। व्हाट कुड हैपन इफ ट्रैवलर्स इग्नोर हेल्थ एडवाइजरीज इन सच एरियाज? अगर कोई ट्रैवलर्स जो है इन सारे हेल्थ एडवाइजरीज को इग्नोर कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा? तो क्या होगा, ट्रैवलर्स जो हैं वो उनको डिज़ीज़ हो सकता है, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, ठीक है? और ये सब जो डिज़ीज़ है, ये सब कोई आसान सा डिज़ीज़ नहीं है। इससे इवन डेथ भी हो जाता है बहुत लोगों को, ठीक है? तो द ट्रैवलर्स में फॉल इल एंड with diseases like malaria, dengue or chikungunya, etc. And this will lead to even death. Now, your uncle has started smoking just to fit in with his friend. Even though it is well known that smoking can seriously harm health and even cause death. ठीक है? Your uncle मतलब आपके अंकल जो हैं, ये सब तो आपका सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, इसको आपको डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बोल दे रही हूँ। आपके अंकल जो हैं वो स्मोकिंग स्टार्ट कर रहे हैं जस्ट टू फिट इन विथ हिज फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में फिट होने के लिए, मतलब सब कोई उसमें क्या करते थे, स्मोक करते थे, ठीक है? तो इसीलिए आपके अंकल भी क्या किया, स्मोकिंग स्टार्ट कर दिए, जबकि उन्हें पता है अच्छे से कि वो कितना सीरियसली हार्म करता है हमारे हेल्थ को और इवन उससे डेथ हो जाता है। तो आप इस टाइम में आपका क्या रोल है कि आप उस तरह से, मतलब किस तरह से आप अपने अंकल को स्टॉप कर सकते हो विदाउट बीइंग र्यूड। आपको र्यूड नहीं होना है, पोलाइटली उनको बताना है, ठीक है? हम्बली, हम्बली बताना है। फिर आप लोग क्या करोगे कि हम लोग फिर से उसमें ट्राई करेंगे, अगेन वी विल ट्राई टू मेक हिम अवेयर अबाउट हिज हार्मफुल इफेक्ट्स and the impact of smoking on his children and convince him to stop smoking anymore, ठीक है? हम लोग क्या करेंगे कि उनको फिर से हार्मफुल इफेक्ट्स जो भी हैं, उसके इम्पैक्ट क्या पड़ रहे हैं उनके बच्चों पर, ठीक है? उनके फैमिली पर, उसको हम लोग शो करेंगे उनको और बताएँगे, फिर से उसको अवेयर करवाएँगे और क्या करेंगे, हम लोग कन्विंस करेंगे उनको कि आप स्मोकिंग छोड़ दीजिए, है ना? यही हम लोग कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं? तो यही करना है। नेक्स्ट, व्हाट वुड यू डू इफ योर फ्रेंड ऑफर्स यू अ सिगरेट एट अ पार्टी? अगर आपके फ्रेंड जो हैं वो आपको ऑफर कर रहे हैं सिगरेट किसी पार्टी में, तो आप क्या करोगे? वी कैन रिफ्यूज हिज ऑफर एंड ऑल्सो स्टॉप हिम और हर टू डू सो, ठीक है? पहला तो हम लोग ऑफर को रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है? और क्या करेंगे, उसको भी सिगरेट लेने से मना करेंगे, ठीक है? हमारा मेन काम यही है, ठीक है? चलिए, व्हेन हाउ कैन स्कूल हेल्प प्रिवेंट स्टूडेंट्स फ्रॉम इंडल्जिंग इन सच हार्मफुल हैबिट्स? अब स्कूल जो है वो कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं बच्चों को इन सारे हार्मफुल हैबिट्स में इंडल्ज ना हो, इन सब में ना पार्टिसिपेट करें, ठीक है? तो इसके लिए क्या करना होगा, स्कूल को सबसे पहले, स्कूल कैन मेक स्टूडेंट्स अवेयर अबाउट इट हार्मफुल इम्पैक्ट ऑन हेल्थ। हेल्थ में आपका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, वो आपके स्कूल को सारे स्टूडेंट्स को अवेयर करवाना पड़ेगा, ठीक है? फिर क्या करना होगा, फॉर दिस स्कूल कैन ऑर्गेनाइज सेमिनार्स, इसके इससे रिलेटेड सेमिनार्स वगैरह ऑर्गेनाइज कर सकते हैं।
उनसे हेल्थ में क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, मतलब क्या-क्या इश्यूज़ हो सकते हैं, वो चीज़ आप सेमिनार्स में शो कर सकते हो। थ्रू ड्रामा इन एक्टिंग हम लोग ड्रामा के थ्रू स्टूडेंट्स को रिकॉग्नाइज़ करवा सकते हैं उसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स के बारे में, ठीक है? और उन पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है आपके फैमिली पे, आपके सराउंडिंग्स पे, उसका इम्पैक्ट, वो सब चीज़ हम लोग बता सकते हैं। मतलब स्कूल जो है थ्रू ड्रामास, थ्रू सेमिनार्स हम लोगों को यानी कि स्टूडेंट्स को अवेयर करवा सकता है। ठीक है? अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ तक किसी को कुछ दिक्कत हो तो कमेंट में आप लोग पूछ सकते हो। कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है? यू कैन आस्क एनी क्वेश्चंस। Sania claims to her friend Vinita that antibiotics can cure any infection. So we don't need to worry about diseases. यहाँ सानिया जो है वो अपनी फ्रेंड विनीता को बोल रही है, दावा कर रही है कि एंटीबायोटिक्स जो है वो हर इन्फेक्शन से ठीक कर सकते हैं, उनसे लड़ सकते हैं। इसलिए हम लोगों को डिजीजेस के बारे में टेंशन नहीं लेना है, ठीक है? डोंट वरी अबाउट एनी डिजीज। तो यहाँ पे विनीता को तो पता है भई कि एंटीबायोटिक्स जो है सारे इन्फेक्शन को क्योर नहीं कर सकते हैं। तो विनीता इसमें ऐसा क्या क्वेश्चन पूछेगी सानिया को कि उसको समझ में आ जाए कि उसका स्टेटमेंट जो है वो गलत है। तो विनीता ये पूछ सकती है कि कैन एंटीबायोटिक वर्क अगेंस्ट वायरस और प्रोटोजोआ? ठीक है, वायरस और प्रोटोजोआ में भी क्या एंटीबायोटिक्स वर्क करते हैं? इफ आवर बॉडी बिकम्स एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट देन हाउ एंटीबायोटिक वर्क? अगर हमारा बॉडी जो है एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट हो जाएगा तब एंटीबायोटिक्स कैसे वर्क करेंगे? ठीक है? Now, when someone has cold, flu, chicken pox, or any other viral disease or some other viral disease, at that time can we take antibiotics? क्या उस समय भी हम लोग क्या एंटीबायोटिक्स लेंगे? तो इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं आप कर सकते हो, ठीक है? यहाँ पे विनीता पूछ सकती है सानिया से, तो क्या होगा उसको समझ में आ जाएगा कि उसका स्टेटमेंट जो है वो गलत है। एंटीबायोटिक्स कैनॉट क्योर एनी इन्फेक्शन, ओके? चलिए, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको आपके माइंड में और भी क्वेश्चंस है तो वो भी आप लिख सकते हो, है ना? कुछ भी आप लिख सकते हो। अगर सही है तो आप अपनी आंसर्स को भी लिख सकते हो। ये तो मैंने अपने लैंग्वेज में लिखा, आप दूसरे जगह पे जाओगे तो दूसरे कोई अपने लैंग्वेज में बताएँगे। तो ऐसा थोड़ी है कि आप जो सोच रहे हो वो गलत है, नहीं, आपका भी बिल्कुल सही है। ठीक है? चलिए, the following table contains information about the number of dengue cases reported in a hospital over a period of 1 year. एक साल के अंदर का मतलब जनवरी से दिसंबर पूरा एक साल हुआ। इसका जो है आपका डेंगू नंबर ऑफ डेंगू केसेस के बारे में आपको गिवन है ये टेबल, ठीक है? एक हॉस्पिटल का रिपोर्ट आपका तैयार किया गया है पूरे साल का। तो अब आपको क्या करना है, इसमें आपको एक क्या करना है, आपको एक ग्राफ बनाना है। मेक अ बार ग्राफ ऑफ द नंबर ऑफ केसेस ऑन वाई एक्सिस। ये आपका जो है, ये है वाई एक्सिस और इधर जो आपका जा रहा है ये है एक्स एक्सिस, ठीक है? तो एक्स एक्सिस में क्या होना चाहिए? मंथ्स होने चाहिए। वाई एक्सिस में क्या होना चाहिए? नंबर ऑफ डेंगू केसेस होने चाहिए, ठीक है? तो इस तरह से आप बना सकते हो बार ग्राफ। यहाँ पे 10, 20, 30, 40 इसमें डाला गया है। आप 5, 10, 15, 20, 25 ऐसे करके भी ले सकते हो, ठीक है? इस तरह से आप ले लोगे और इस तरह से आपका इधर मंथ्स हो जाएगा। तो मंथ्स के आपका यहाँ पे गिवन है ना, देखिए, ये जो है आपका नंबर जो है वो गिवन है 10, 12, 15, 18, 22, 40, जुलाई, अगस्त, सितंबर में क्या है आपका 65, 65, 65 है। एंड देन अक्टूबर, नवंबर में 30, 30 है एंड दिसंबर में 20 है। ठीक है? तो यही वाला आपको जो गिवन है आपका इन्फॉर्मेशन डाटा गिवन है, यही डाटा को आपको यहाँ पे बनाना है। ठीक है? तो आप इस तरह से बनाओगे, जनवरी में 10 था, फ़रवरी में 12 था, मार्च में 15 था, अप्रैल में आपका 18 था, देन 22 था यहाँ पे। आप लिखते जाओ इसमें 10, 10, 12, 15, 18, 22, जून में आपका कितना था?
40, यहाँ पे आपका 65, 65, 65 और ये है 30, 30 एंड देन ये 20। ठीक है? ये आपका ग्राफ था। ठीक है? आपको इस तरह से आपको बनाना है ग्राफ और इसमें आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, आपको उनके आंसर्स करने हैं। इसमें क्या पूछा गया है, इन विच 3 मंथ्स वर द डेंगू केसेस हाईएस्ट? कौन से 3 मंथ में जो है डेंगू केसेस जो है हाईएस्ट है? तो जुलाई, अगस्त, सितंबर में है ना? यहाँ पे आप देखिए, जुलाई, अगस्त, सितंबर में आपका क्या है? ये तीनों में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है। सबसे ज़्यादा लोएस्ट किसमें है? तो सबसे ज़्यादा लोएस्ट जो है वो जनवरी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वही वही पूछा गया है, इन विच मंथ और मंथ्स वर द केसेस लोएस्ट? तो इसमें होगा जनवरी। ठीक है? Now, what natural or environmental factors during the peak months might contribute to the increase in dengue cases? डेंगू केसेस जो बढ़ रहे हैं पीक मंथ यानी कि जुलाई, अगस्त, सितंबर में। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर जो मंथ्स है उसमें क्या होता है, रेनी सीजन का सीजन होता है। ठीक है? उसमें पानी इतना पड़ता है तो जगह-जगह क्या होता है, पानी जम जाते हैं और जिसके वजह से क्या होता है, मॉस्किटोज़ जो है ब्रीड करते हैं और अपनी क्वांटिटी को बढ़ाते हैं। ठीक है? तो उसमें क्या होता है, मॉस्किटोज़ ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो वो हमें इसी वजह से उस टाइम में जो है सिक कर देते हैं बहुत लोगों को, जो भी प्रोटेक्टिव एसेंशियल उस टाइम के जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, वो अगर वो प्रिकॉशंस नहीं लेते हैं तब। तो क्या है, डेंगू केसेस गॉट इट्स पीक्स इन द मंथ ऑफ जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, which is the month of rainy season, and in rainy season everywhere there is stagnant water, due to which the number of mosquito increasing and the mosquitoes breed in the stagnant water, so there is highest number of cases. ठीक है? यही सारे फैक्टर्स हैं। अब क्या है, आपको सजेस्ट करना है कुछ प्रिवेंटिव स्टेप्स, आपको और आपके कम्युनिटी और आपके गवर्नमेंट जो है कर सकते हैं बिफोर द पीक सीजन अराइव। ठीक है? पीक सीजन आने से पहले आप लोग क्या-क्या कर सकते हो ताकि ज़्यादा स्प्रेड ना हो, आप लोग उसको स्प्रेड को घटा सको। ठीक है? तो क्या करना है आपको, सबसे पहले जगह-जगह जो गड्ढे होते हैं उसको फिल करना है। ऑल पिट्स शुड बी फिल्ड और कवर्ड वेयर द वाटर विल बी स्टोर्ड ड्यूरिंग रेन वाटर एज़ अ स्टैग्नेंट वाटर। ठीक है? जब बारिश होती है उस वक़्त क्या होता है, गड्ढे में जम जाती है ना पानी, तो उसको, उस गड्ढे को क्या करना है, आपको फिल करना है, उसको कवर करना है। नेक्स्ट क्या करना है, एप्रोप्रिएट केमिकल्स शुड बी स्प्रेड ऑन ड्रेन्स। ड्रेन्स में जो नाली वगैरह है उसमें आपको एप्रोप्रिएट केमिकल्स का छिड़काव करना है, स्प्रेड करना है और उससे क्या होंगे, मॉस्किटोज़ जो है वो ब्रीड नहीं कर पाएँगे। ठीक है? मतलब अपनी क्वांटिटी को बढ़ा नहीं पाएँगे। नेक्स्ट, द कम्युनिटी should use mosquito nets and repellents in order to prevent the spread of disease। उस वक़्त क्या करना है, कम्युनिटी को आपको मॉस्किटो नेट्स यूज़ करने हैं, रेपेलेंट्स यूज़ करने हैं ताकि मॉस्किटो बाइट आपको ना कर सके। नाउ एवरीवन शुड वियर फुल क्लॉथ्स, प्रोटेक्टिव क्लॉथ्स आप लोगों को लेने हैं। ठीक है? फुल स्लीव्स के, अपर अपर आपके टॉप्स जो होंगे वो फुल स्लीव्स के होंगे या फिर जो भी अपर गारमेंट्स होंगे वो फुल स्लीव्स के होंगे और लोअर जो भी होगा पैंट वगैरह वो भी फुल होगा। ठीक है? तो आपको फुल क्लॉथ्स लेना है ताकि आपके पूरे बॉडी को कवर किया जा सके। प्रॉपर क्लीनिंग करना है, हमेशा अपने एरियाज़ की क्लीनिंग करवाते रहना है ताकि वहाँ पे गंदगी ना हो। चलिए, अब बढ़ते हैं आगे। Imagine you are in charge of a school health campaign. What key messages would you use to reduce communicable and नॉन कम्युनिकेबल डिजीज? अगर आप किसी स्कूल के इंचार्ज, स्कूल में जो हेल्थ कैंपेन हो रहा है उसमें इंचार्ज आपको बनाया गया है, तो आप क्या-क्या मैसेजेस दोगे टू रिड्यूस कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस? तो उसको रिड्यूस करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, टू वी कैन मेक द स्टूडेंट्स और स्कूल वर्कर्स और टीचर्स अवेयर अबाउट द प्रिवेंटिव मेजर्स ऑफ बोथ द डिजीजेस। ठीक है? प्रिवेंटिव मेजर्स कैसे हम लोग बच सकते हैं, वो चीज़ हम लोग स्कूल के स्टूडेंट्स को, स्कूल के वर्कर्स को, टीचर्स को, सभी को अवेयर करवा सकते हैं इस फैक्ट से। ठीक है? फिर क्या करना है, आपको क्या-क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, अगर कोई इन्फेक्टेड हो जा रहे हैं कोई पर्टिकुलर डिजीज़ से, तो
उस वक़्त आपको क्या-क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, वो चीज़ आपको बताना होगा, ठीक है? वो मैसेज आप दे सकते हो। वी कैन टॉक अबाउट द प्रिकॉशंस। नाउ वी कैन आल्सो टॉक अबाउट द सिम्पटम्स और साइन्स, ठीक है? साइन्स और सिम्पटम्स के बारे में हम लोग बता सकते हैं कि अगर कोई सिम्पटम्स और साइन्स आपको नज़र आ रहे हैं, तो उस वक़्त आपको क्या करना है, आपको विज़िट करना डॉक्टर को, और जो भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहे हैं मेडिसिन को, आपको प्रॉपर मेडिकेशंस को टाइमली उसको फुलफिल करना है, लेना है, प्रिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर, और ये क्या करेगा, आपका फास्ट रिकवरी में काम आएगा। तो टेक प्रॉपर मेडिसिन्स टाइमली प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर फॉर fast recovery. Okay. Next question is it recommended that we should not take an antibiotic for a viral infection like cold, a cough, or a flu? Can you provide the possible reasons for this recommendations? ऐसा रिकमेंड किया जाता है कि हम लोगों को कोई वायरल इन्फेक्शन में कोल्ड या कफ या कोई फ्लू है, तो उस वक्त हम लोग एंटीबायोटिक ना लें। क्यों नहीं ले भाई? ऐसा रिकमेंड क्यों किया जाता है? ऐसा पॉसिबल इसका रीज़न क्या है? तो दिस इज़ बिकॉज़ एंटीबायोटिक्स डज़ नॉट वर्क ऑन वायरस, और किसी भी वायरल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक्स जो है काम नहीं करते। एंटीबायोटिक्स ओनली वर्क ऑन बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ठीक है? सो इट इज़ रिकमेंडेड दैट वी शुड नॉट टेक एनी एंटीबायोटिक फॉर अ वायरल इन्फेक्शन लाइक कोल्ड और कफ और अ फ्लू, ठीक है? यही था आपका रीज़न। क्या है? एंटीबायोटिक्स जो है वायरल इन्फेक्शन में काम नहीं करते हैं, वो सिर्फ़ बैक्टीरियल इन्फेक्शन में काम करते हैं। इसलिए हम लोग को एंटीबायोटिक्स जो है सजेस्ट नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच डिज़ीज़ या डिज़ीज़ेज़ अमॉन्ग द फॉलोइंग may spread if drinking water gets contaminated by excreta from a infected person? अगर आपका ड्रिंकिंग वाटर कॉन्टामिनेट हो जाए, ठीक है, गंदा हो जाए किसी के कोई इन्फेक्टेड पर्सन के एक्सक्रीटा से, तो आपके कौन कौन से डिजीज होंगे? ठीक है, ये सारे डिजीजेस गिवन है, इनमें से कौन सा डिजीज आपको होगा? तो हेपेटाइटिस ए, कॉलेरा, पोलियोमाइलाइटिस, ठीक है, ये सब चीज जो है सारे कॉन्टामिनेटेड फूड और वाटर से स्प्रेड होते हैं। तो अगर कॉन्टामिनेटेड वाटर हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, तो हमें ये सारे पॉसिबल डिजीज़ हैं जो हो सकते हैं, ओके? और ट्यूबरक्लोसिस, चिकन पॉक्स नहीं होगा, ये सब क्या है? वायरल है। चलिए, अब क्या है? When our body encounters a pathogen for the first time, the immune response is generally low. But on exposure to the same pathogen again, the immune response by the body is much more as compared to the first exposure. Why it is so? Why is it so? हमारा बॉडी कभी भी कुछ भी कोई भी अगर पैथोजन अटैक कर रहा हो हमारा बॉडी, मान लो कोई भी डिजीज है, तो उसके तो पैथोजन ही ना अटैक करते हैं हमारे बॉडी को। वो अटैक करता है कभी फर्स्ट टाइम में, तो हमारा इम्यून सिस्टम जो है थोड़ा सा लो रिस्पॉन्स करता है, ठीक है? उस टाइम में उतना अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं कर पाता है, और वही पैथोजेन अगर दोबारा अटैक करता है, तो उसको अच्छे से इम्यून सिस्टम है कि लड़ लेता है, भगा लेता है। ऐसा क्यों होता है भई? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फर्स्ट टाइम में जब हमारा इम्यून सिस्टम जो है, कौन-सा पैथोजेन किस वायरस का है, वो कौन-सा वायरस है, कौन-सा क्या है, ये चीज़ हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है अननोन होता है। उसको टाइम लगता है उसको रिकॉग्नाइज़ करने में और उससे लड़ने में, मतलब कि उसके लिए कौन-सा स्पेसिफिक बॉडीज़ मतलब दिया जाए ताकि वो फाइट कर सके, ये सब चीज़ जो है वो करने में हमारा इम्यून सिस्टम, हमारा हमारा ब्रेन जो है टाइम लेता है, ठीक है? और जब वही फर्स्ट टाइम में तो आपका टाइम लिया, लेकिन क्या हुआ, रिकॉग्नाइज़ तो कर लिया, उससे लड़ा तो ले, और वही जब दूसरे टाइम जब वही न पैथोजेन जब एंटर करता है हमारे बॉडी में, अटैक करता है, तब हमारा ब्रेन जो है फटाक से उसको रिकॉग्नाइज़ कर लेता है, जान जाता है कि ये तो वही है। अब इसके लिए हमको यही एंटीबॉडीज़ जो है वो डालना है, भेजना है। तो वो उस पैथोजेन के अकॉर्डिंग वैसा करेक्ट एंटीबॉडीज़ भेजता है, और हमारा इम्यून सिस्टम जो है उससे लड़ के उसको खत्म कर देता है, उसको नष्ट कर देता है। ठीक है? तो ये था आपका रीज़न, ओके?
तो ये आपका हो गया फॉर द फर्स्ट टाइम आवर इम्यून सिस्टम इज अननोन अबाउट द पैथोजन and it takes time to recognize and fight with the pathogen by creating specific antibodies. But when the same pathogen enters our body, again our brain recognize it easily. Our immune system work accordingly by producing correct antibodies quickly. ठीक है, क्या करना है, हमारा इम्यून सिस्टम जो है उसी के अकॉर्डिंग करेक्ट एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करता है बहुत ही जल्दी से और उसको फाइट करके मार गिराता है। भाई जा, तेरा काम खत्म। तो ये आपकी खत्म हुई कहानी इसकी। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, हाइप के ऑप्शन मिले तो हाइप हाइप करिएगा, और जिन्होंने वीडियो पूरी नहीं देखी हो वो आप लोग देख सकते हो। चलिए, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्रोब एंड पॉन्डर की क्वेश्चंस जो है वो मैं आपको एक वीडियो में बना दूंगी, वो आप देख लीजिएगा। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।